Assalamu alaikum. I hope you are all fine. Today we will be doing experimental proof of Talighan's theorem. So basically, we will be doing. I will be explaining you some theory related to this, and we will do the practical on Proteus, as we are not having physical labs, and I will also try to explain to you how the Proteus, how to make the circuit on the Proteus. ठीक है. So moving on, सबसे पहले तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ब्रांच, नोड एंड लूप. सो अ नोड इज़ अ पॉइंट जहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्ट होते हैं. द पॉइंट थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट इज़ कनेक्टेड टू द सर्किट इज़ कॉल्ड नोड. ठीक है. जिस तरह अब ये एक एलिमेंट है, ये कंपोनेंट है हमारे पास रेजिस्टर्स, ये इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट हुआ है, सो दिस इज़ अ नोड. ये वाला जो है एक टर्मिनल R3 का यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, सो दिस इज़ आल्सो अ नोड. और उसी तरह R3 और R2 के जो दूसरे टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पे और सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, तो दिस इज़ आल्सो नोड. उसी तरह ये एक वोल्टेज सोर्स है, उसके भी दो कंपोनेंट, तो वो एक यहाँ पे कनेक्ट हुआ है यहाँ पे, सो दिस इज आल्सो अ नोड. बेसिकली नोड इज अ जो है वो जंक्शन पॉइंट है, वो एक ब्रिजिंग करता है, वो एक सर्किट को कंप्लीट करता है. सो मूविंग ऑन, एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि अगर जिस तरह आपको पता है यहाँ ये नोड्स हैं, ये या ये और यहाँ पे ये सारी. सो अगर यहाँ पे दो नोड्स के दरमियान अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं है तो वो एक सिंगल नोड से रिप्रेजेंट होता है. जिस तरह अब देखा जाए ये नोड, दिस वन और ये वाली, इन तीनों नोड्स के दरमियान कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है. सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज इन सिंगल नोड. उसी तरह ये जो चार हमारे पास नोड्स थी, या इनके दरमियान कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, तो सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज सिंगल नोड. ठीक है ना. और फाइनली द सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें तो वो कुछ इस शेप का होगा. मूविंग ऑन, branches, when an element exists between two nodes, the path from one node to another node through this element is called branch of the circuit. यानी कि दो nodes हैं अगर और उनके दरमियान में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, that is called a branch. उसी तरह देखें, ये एक नोड है और एक नोड ये है, इन दोनों के दरमियान एक रजिस्टर है विच इज़ R1, सो दिस इज़ अ ब्रांच. उसी तरह अगर ये दो नोड्स देखी जाएं तो इनके दरमियान देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. ठीक है, कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई रजिस्टर का इंडक्टर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, कैपेसिटर कुछ भी नहीं लगा हुआ, एनीथिंग भी कोई भी नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ ब्रांच. ठीक है. मूविंग ऑन, लूप इज़ एनी क्लोज पाथ इन द सर्किट जहाँ से हमारा जो करंट है वो फ्लो करता है. ठीक है. जो हमारे पास ब्रांचेस बनाता है. अगर देखा जाए इस सर्किट में, तो दिस इज़ ए लूप. ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस. उसी तरह यहाँ से इस तरह अगर इफ़ आप क्लॉकवाइज ये चीज़ लूप लगाते हैं, यानी कि इस तरह से, फिर यहाँ पे भी इस तरह से, तो फिर यहाँ पे भी इस तरह ही होगा. ठीक है ना. तो जितने भी हमारे पास लूप्स बनेंगी वो फिर क्लॉकवाइज होंगी. अगर आप इस करंट सोर्स की वजह से आपकी विश है कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लगाना चाहते हैं, सो आप यहाँ से ऐसे लगाएंगे, तो फिर यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज और फिर यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. मूविंग ऑन, इंट्रोडक्शन टू टेलीगन्स थ्योरम. सो टेलीगन्स जो था, इट वाज अ डच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेनियर्ड डी टेलीगन्स, और इन्होंने 1952 में ये थ्योरम दिया. सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थ्योरम इन नेटवर्क एनालिसिस. ठीक है. इट इज़ मेनली एप्लीकेबल फॉर डिज़ाइनिंग द फिल्टर्स इन सिग्नल प्रोसेसिंग. It is also used in complex operating system for regulating stability. It is mostly used in the chemical and biological system and for finding the dynamic behavior of the physical work. So Talighan's theorem, according to Talighan's theorem,
the summation of instantaneous power for the n number of branches in an electrical network is 0। ठीक है, जो हमारे पास पावर है इन द ब्रांचेस n branches of the electrical network is 0। ठीक है, हमारे पास जो सर्किट है उसमें n number of branches हैं, it can be from 1 to let's say जितनी भी हैं, उनमें जो पावर है that उन सब ब्रांचेस में जो पावर है उनका सम मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, द मैथमेटिकल फॉर्म इज दिस समेशन ऑफ वी के आई के इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेयर k इज from k is equals to 1 to n and n is the number of branches in the circuit, Vk is the voltage in the branch और Ik is the current flowing through the branch। ठीक है, सो हमारे पास इक्विपमेंट क्या होगा, एडजस्टेबल डीसी पावर सप्लाई, डिजिटल मल्टीमीटर फॉर मेजरिंग वोल्टेज एंड करंट, ब्रेडबोर्ड जिसके ऊपर हमारे पास ये परफॉर्म किया जाएगा, रजिस्टर्स, वायर्स एक्सेट्रा। सो एज हमें हमारे फिजिकल लैब नहीं हो रही तो हमने प्रोटीज के ऊपर इसको ड्रॉ किया है, तो उसके ऊपर हमें जो चीज़ें चाहिए, लेट मी शो यू। हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स थी, ठीक है, जो कि डिलीवर कर रही थी 12 वोल्ट्स। ठीक है, उसी तरह हमारे पास जो रेजिस्टर्स हैं ऑफ 100 ओम्स, 150 ओम्स, R2 जो है 150 ओम का है और R3 जो है वो 200 ओम का है। और इन फिजिकल लैब्स हम डिजिटल मल्टीमीटर लेके उससे चीज़ें मेजर करते थे, और इसमें मैंने यहाँ पे एक अक्रॉस दिस R1, क्योंकि ये एक ब्रांच है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये एक ब्रांच है, तो इसका हमें करंट भी पता करना है इस ब्रांच का और वोल्टेज भी पता करना है। सो इस वजह से यहाँ पे मैंने अक्रॉस दिस रजिस्टर मैंने एक वोल्ट मीटर लगा लिया, क्योंकि वोल्टेज हमेशा पैरेलल में मेजर की जाती है और करंट जो है वो सीरीज़ में मेजर किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सर्किट किया ब्रेक और उस जगह पर मैंने एम मीटर लगा लिया। यही चीज़ मैंने इस ब्रांच में भी की, ठीक है, और यही चीज़ मैंने इस ब्रांच में भी की, क्योंकि अब देखा जाए R2 के क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर जो कि ये है हमने लगा लिए अक्रॉस दिस R2, ठीक है, उसके पैरेलल में, और यहाँ से सर्किट ब्रेक करके एम मीटर भी हमने लगा दिया। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सर्किट है वो कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है वो 12 वोल्ट्स की होगी, ठीक है, R1, और जो वोल्टेज अक्रॉस V1 जो होगी वो वोल्टेज अक्रॉस R1 होगी, V2 विल बी द वोल्टेज अक्रॉस R2, V3 विल बी द वोल्टेज अक्रॉस R3, I3 जो है जो करंट I3 है दैट विल बी flowing through this R3, the current I3 will be flowing through this R3। उसी तरह the current I2 will be flowing through this R2 resistor, और ये जो सोर्स वोल्टेज है वो 12 वोल्ट्स है, और जो IS है ये सोर्स करंट है, दिस विल बी ट्रैवलिंग और गोइंग थ्रू दिस R1, इसको मैंने IS से डिनोट किया है, दैट विल बी गोइंग फ्रॉम, उसका ये पाथ होगा, इट विल बी गोइंग फ्रॉम सोर्स वोल्टेज और इस तरह से ये मूव कर रहा होगा। मूविंग ऑन, अब देखा जाए तो टोटल पावर डिलीवर्ड मस्ट बी इक्वल्स टू द टोटल पावर एब्जॉर्ब, दिस इज बेसिकली टेलिगन्स थ्योरम। ठीक है ना, हमारे पास जो बात कहीगी कि जो हमारे पास द वोल्टेज द पावर in the branches should be equal to the 0, ठीक है ना, तो the total power delivered must be equal to the total power absorbed, ठीक है ना। अब ये कैसे होगा, we will be going through ये प्रोटीज की एक है। अब देखा जाए तो इसमें जो हमारे पास पावर डिलीवर्ड की जा रही है वो इस ब्रांच से की जा रही है, क्योंकि ये भी एक नोड था और ये भी एक नोड है, इन नोड के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स लगी हुई जो कि हमारे पास पावर दे रही है। द पावर डिलीवर्ड बाय दिस सोर्स should be equal to the sum of powers
इन द ब्रांचेस, ठीक है ना। जो सम ऑफ पावर्स है हमारे पास ब्रांचेस में, एक ब्रांच तो ये है, ठीक है, सम ऑफ दिस पावर, दूसरी ब्रांच ये है सम ऑफ दिस, एंड तीसरी ब्रांच है वो ये है सम ऑफ दिस। इन तीनों को दिस, दिस और इन दिस, इन तीनों के जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल टू द द पावर डिलीवर्ड, ठीक है ना। अगर जितनी पावर हम डिलीवर कर रहे हैं उतनी ही एब्जॉर्ब हो रही है तो दैट मीन्स देयर इज नो पावर इन द सर्किट। हमारा टेलीग्राफ थ्योरम आ गया। दीज आर द हमने इसको बता दिया कि सिंबल से कि आर वन इज ऑफ 100 ओम्स, आर टू इज ऑफ 150, आर थ्री इज ऑफ 200 ओम्स। इसमें जो बात देखने की वो ये है कि जो हमारे पास सोर्स वोल्टेज है दिस इज़ नॉट 20 वोल्ट, दिस इज़ 12 वोल्ट्स। ये गलती से लिखा गया है। सो आप जो कैलकुलेशन खुद भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दिस इज़ 12 वोल्ट्स। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि R2 और R3 ये पैरेलल में। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये चूँकि ये नोड है, यहाँ पे ये भी नोड है, ये नोड है, ये नोड है, तो मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा के भी इसको कर सकता था, लेकिन आई गेस वो आपने पढ़ा नहीं होगा, इस वजह से मैंने बिल्कुल सिंपल रहने की कोशिश की है। R2 और R3 दैट इज़ इन पैरेलल, ठीक है, तो इनको हमने सॉल्व किया 1/R2 1/R3, और इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और जो हमारे पास आंसर आ गया 85.7, ठीक है। इन दोनों को जिस टाइम हमने सॉल्व किया, ठीक है, वो हमारे पास आ गई 85.7 पैरेलल में सॉल्व किए। जब पैरेलल में सॉल्व हो गए तो the equivalent of these two resistors become series with R1, ठीक है ना। जिस टाइम हमने इनको सॉल्व किया तो वो R1 के सीरीज में आ गया। सो मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करने के लिए जब हमने किया तो R1 क्योंकि सीरीज में तो प्लस द पैरेलल R2 और R3 को जो हमने पैरेलल में सॉल्व किया था, ठीक है ना, जब किया तो 185.7 ओम्स आ गए आर इक्वलेंट। एट दिस पॉइंट हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अगेन जो हमारे पास वी सोर्स है दिस इज़ 12 वोल्ट्स, ठीक है ना। आर इक्वलेंट हमारे पास यहाँ आ गई है। तो हमें यहाँ पे पता है कि हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज है वो हमारे पास 12 वोल्ट्स है, ठीक है। और आर इक्वलेंट भी हमें पता चल गया कि दैट इज़ 185.7। तो आई एस बाई वी एस डिवाइड आई एस इज इक्वल टू वी एस बाई आर इक्वलेंट, ठीक है। जब हमने वैल्यूज पुट की, अगेन यहाँ पे आप 12 पुट कीजिएगा। ये जो वैल्यूज आई हैं दिस इज़ यहाँ पे 12 पुट करने के बाद आई है दिस, आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेशंस करके। सो हमारे पास आई सोर्स जो आ गई है वो आ गई 0.0646 एम्पेयर्स और 64.6 मिली एम्पेयर्स। मूविंग ऑन, जो हमारे पास सर्किट था वो कुछ इस तरह से था, और हमें अभी आई एस की वैल्यू पता चल चुकी है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास जो आ रहा है इस ब्रांच में उसको मेजर करते हैं, जो कि V1 के क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज बन रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, V1 इज इक्वल टू ओम्स का सिंपल IS R1। IS हमें पता चल चुका है, हमने अभी फाइंड आउट किया है R1 100 ओम्स। जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ आ गई 6.46 वोल्ट्स, ठीक है। अब V2 फाइंड आउट करने के लिए हमने KVL लगाया, ठीक है, -VS, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, -VS, ठीक है। अगर मैं इंटरिंग साइन देख रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस है। सो -VS प्लस V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। V2 इधर ही रहेगा। जब हमने इन दोनों टर्म्स को मैं राइट साइड पे लेके गया यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। हमें पता है VS हमारे पास 12 वोल्ट्स है, V1 हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि यहाँ पे है। तो हमारे पास V2 जो है वो 5.5 वोल्ट्स बन गया, क्योंकि हमें पता है R2 और R3 जो है वो पैरेलल में है। सो द वोल्टेज V2 शुड बी इक्वल टू V3, क्योंकि ये पैरेलल में वोल्टेज हमारे पास सेम होती है। सो V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 5.5 वोल्ट्स। अब इन ब्रांचेस में करंट कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए I2 इक्वल्स टू V2 बाई R2 वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 36.6 मिली एम्पेयर्स और 0.0366 एम्पेयर्स आ गया। उसी तरह I3 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 27.5 मिली एम्पेयर्स या 0.027
5 एम्पेयर्स आ गया। मज़ीद इसको सॉल्व जब हमने किया, आपको मैंने बताया था पावर एब्जॉर्ब्स, पावर डिलीवर्ड और पावर एब्जॉर्ब शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो पावर डिलीवर्ड इक्वल्स टू पावर एब्जॉर्ब, अब जो डिलीवर्ड हो रही थी सोर्स से वो यहाँ पे आ गई, वी सोर्स आई वन या आई सोर्स यू कैन से इज़ द वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। तो जब इनकी वैल्यूज़ मैंने डाली तो ये हमारे पास आ गया 0.765, ठीक है, 768 सॉरी। उसी तरह वी वन आई सोर्स या आई वन, इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हुई थी, वो आ गई। और आई टू की वैल्यू, वी टू आई टू की वैल्यूज़, इन तीनों को जब हमने सॉल्व किया तो वो ये इक्वल्स आ गई और ये हमारे पास प्रूव हो चुका। सो अगर देखा जाए तो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ वही यहाँ पे आ रही हैं, 6.46, 0.06 एम्पेयर्स, ठीक है, जो हमारे हमारे पास बन रहा था 64 मिली एम्पेयर जिसको मैं कह रहा था, ठीक है। 0.03666 एम्पेयर्स आ रहा था, तो देख सकते हैं 0.03 एम्पेयर्स, ठीक है। 0.0275 एम्पेयर्स था, ठीक है, क्योंकि वो मैंने कैलकुलेट किया था, मैंने 4 डिजिट तक वैल्यूज़ ली, इस वजह से वो मेरे पास है। और यहाँ पे सिर्फ डिजिट के टू डिजिट्स तक ली, आप भी 2 डिजिट्स तक लें वो भी ठीक है, ठीक है। 5.5 वोल्ट्स R2 के क्रॉस आ रहा था और वही R3 के क्रॉस आ रहा था, वो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और R1 के क्रॉस 6.46 एम्पेयर था। सो देखें हम अगर, तो क्या आ रहा था R1 के क्रॉस, सॉरी V1 क्या आएगा हमारे पास 6.46, ठीक है। V2 5.5, 5.5 यही चीज़ें थी। और 0.03 एम्पेयर, 0.02 एम्पेयर्स, देखें 0.03 एम्पेयर्स, 0.02 एम्पेयर्स। So this is the experimental proof of Taylor's theorem.